हेलो गाइस, वेलकम टू दी सिविल स्टडी हब। हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स पर। इसको हम कवर करेंगे 4 to 5 लेक्चर्स में, और हम इसमें पढ़ेंगे आर्टिकल 12 to 35। इसमें हम हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो कवर करेंगे। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आते हैं आर्टिकल 23 एंड 24 में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ अंडर आर्टिकल 32, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है BR अम्बेडकर ने। एज़ यू ऑल नो, फंडामेंटल राइट्स आते हैं हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और इनको कवर करते हैं आर्टिकल्स 12 to 35। आज के हमारे पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स की इंट्रोडक्शन, और साथ में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 और 13। इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस फंडामेंटल राइट्स का, इनका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कि कहाँ से ये इंडिया में आए और इनको क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। साथ में हम फीचर्स देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के। हम आर्टिकल 12 को एक्सप्लेन करेंगे और स्टेट का मीनिंग समझेंगे। जब भी आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे, बहुत सारी जगहों पे आप एक टर्म या एक वर्ड पढ़ोगे स्टेट, तो हम ये आर्टिकल 12 में समझेंगे कि स्टेट का क्या मतलब है। हम आर्टिकल 13 को एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ में डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी समझेंगे। आर्टिकल 13 के साथ ही जो 3 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं वो भी हम समझेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर। सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? वो बेसिक बुनियादी इंसानी हकूक़ या बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों गारंटी करता है? वो इसलिए गारंटी करता है ताकि हर एक इंसान की जो डिग्निटी है, उसका आत्मसम्मान है, लिबर्टी है, उसकी आज़ादी है और इक्वलिटी है, उसकी बराबरी है, उसको प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट अपनी मर्ज़ी से किसी भी इंसान की डिग्निटी, लिबर्टी या इक्वलिटी को ना छीन ले। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ बेसिक जो इंसानी हकूक़ है या बेसिक इंसानी आज़ादी है वो दी हुई है। उनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। अब इनको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? इनको फंडामेंटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एसेंशियल है, ज़रूरी है एक इंडिविजुअल की ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए। हर एक इंडिविजुअल, हर एक सिटीज़न, उसका जितना पोटेंशियल है ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है फंडामेंटल राइट्स। और इनको गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में खुद फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, इसीलिए ये फंडामेंटल है। तीसरा, दे आर इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स। मतलब अगर स्टेट, गवर्नमेंट या कोई भी इंडिविजुअल आपके राइट्स को वायलेट करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, उनको इन्फोर्स करवाएगा। कोई भी लॉ जो किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता होगा उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता। कौन करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 या हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। इन सब रीजंस की वजह से जो ये हमारे कुछ राइट्स हैं इनको फंडामेंटल बोलते हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं और इसमें आते हैं आर्टिकल 12 to 35। So let us see why were fundamental rights included in our constitution। अगर हम देखें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उससे पहले जब यहाँ पे कॉलोनियल रूल था या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे क्या फ्रीक्वेंटली ऐसे लॉज लाए जाते थे जो सिविल लिबर्टीज़, जो आम इंसानों की जो आज़ादी थी उनको छीन लेते थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो ये इंश्योर करना चाहते थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया में स्टेट अपनी मर्ज़ी से किसी भी इंडिविजुअल के राइट को, उसकी आज़ादी को ना छीन सके। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया। इनके क्या ऑब्जेक्टिव थे इनको इंक्लूड करने के लिए? टू इस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मतलब जो सिटीजन्स हैं वो अपनी
अपनी चॉइस से वोट करके अपनी गवर्नमेंट चुन सके। इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए इनको इंक्लूड किया था। दूसरा, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट एक्शन से, मतलब गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक्शन करके सिटीजन्स को हार्म ना पहुंचाए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। टू गारंटी इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर होंगे, इसको गारंटी करने के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हर एक सिटीज़न को। माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रमोट लिबर्टी एंड ह्यूमन डिग्निटी, हर एक इंसान की आज़ादी और उसका जो आत्मसम्मान है उसको प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया। टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्रिएट करने के लिए जो कि किस पे बेस्ड होगी, रूल ऑफ द लॉ पे, मतलब अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट कुछ भी ना करे, ठीक है, बल्कि जो रूल ऑफ द लॉ के बेसिस पे जो गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनेगी, इसको इंश्योर करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया। अब हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखते हैं फंडामेंटल राइट्स का। सबसे पहला था मैग्ना कार्टा 1215। मैग्ना कार्टा क्या था? एक पहला मेजर डॉक्यूमेंट था जो 1215 में उस टाइम के इंग्लैंड के जो किंग थे, किंग जॉन, उन्होंने साइन किया। और ये पहला डॉक्यूमेंट था जिसने अनलिमिटेड जो किंग की पावर होती थी उसको लिमिट किया, जो आर्बिट्रेरी पावर थी किंग की उसको कम किया। इसने एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया कि जो रूलर होगा, जो किंग होगा, वो भी कानून के सामने बराबर होगा। दो इसने जो मॉडर्न फॉर्म में फंडामेंटल राइट्स है वो नहीं क्रिएट किए, लेकिन इसने फाउंडेशन डाली किसकी? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की और रूल ऑफ द लॉ की। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब जो गवर्नमेंट है वो वर्क करेगी किस बेसिस पे? जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स और मॉरल्स होंगे उनको फॉलो करेगी। दूसरा, बिल ऑफ राइट्स इंग्लैंड में आई 1689 में। जो बिल ऑफ राइट्स थे इन्होंने और थोड़ा जो मोनार्की की पावर थी उसको कम किया और पार्लियामेंट और इंडिविजुअल के राइट्स को स्ट्रेंथन किया। उसके बाद अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स 1791, जो पहली 10 अमेंडमेंट्स थी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। उसने सिटीजन्स को कुछ जो फ्रीडम्स दी, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू अ फेयर ट्रायल, मतलब अगर कोई एक्यूज्ड है उसकी फेयर ट्रायल होगी, उसके बाद कन्विक्शन होगी, ना कि सिर्फ एक्यूजिशन पे उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको सज़ा होगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, अपनी मर्ज़ी से स्टेट या पुलिस किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट नहीं करेगी। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स, ये भी हमने बारो किए कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट के इस बिल ऑफ राइट्स से। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो मेन स्लोगन्स थे या आइडियल्स जो इमर्ज हुए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इसने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इन्फ्लुएंस किया कि हम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स देंगे जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को प्रोटेक्ट करेंगे। एवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले एनी बेसेंट का एक था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925। इन्होंने उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको एक प्रपोजल दिया था 1925 में कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सिविल लिबर्टीज़ को गारंटी करो। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928, इसको जो नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, जो कि फादर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू के, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो नेहरू रिपोर्ट में भी कुछ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करोगे। उसके बाद कराची रेजोल्यूशन 1931 में हुआ था, जो कराची रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें भी कुछ लिस्ट ऑफ राइट्स डाले गए थे, जैसे कि सिविल लिबर्टीज़ थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, सोशो इकोनॉमिक राइट्स। इस रेजोल्यूशन ने भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको इन्फ्लुएंस किया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान ने एक रिकमेंडेशन दी थी कि हम एक एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे जो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रिपेयर करेगी। और जो एडवाइजरी कमेटी बनी उसके बाद उसके चेयरपर्सन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी एडवाइजरी कमेटी में एक सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स पे जिसको चेयर कर रहे थे JB कृपलानी। इसकी जो रिकमेंडेशन थी इस सब कमेटी की वो बाद में बेसिस बनी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की।
वाई इज पार्ट थर्ड कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। जैसे हमने देखा जो मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में आया था 1215 में, उस टाइम के किंग जॉन ने साइन किया था। उसने क्या किया था कि किंग की जो अनलिमिटेड पावर्स थी उसको कम किया था। वैसे ही जो हमारा पार्ट थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें क्या गारंटी करता है, सिविल लिबर्टीज़। ठीक है, मतलब हर एक जो सिटीज़न है उसके पास आज़ादी है। गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से किसी भी इंडिविजुअल को जो है जेलों में बंद नहीं करेगी। और स्टेट की पावर्स को लिमिट कर दिया, और एक लीगल रेमेडीज़ दी हमें अगेंस्ट दियर वायलेशन। मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे स्टेट वायलेट करती है तो हमारे पास पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही लीगल रेमेडी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि अगर आपके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इसीलिए जो पार्ट थर्ड है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। Let us see what are features of fundamental rights granted by the Constitution. Constitution हमें देता है फंडामेंटल राइट्स। दे आर जस्टिसेबल। जस्टिसेबल मीन इन्फोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स। अगर आपके राइट्स वायलेट होते तो आप कोर्ट में जा सकते हो, इसीलिए इनको जस्टिसेबल बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम DPSPs देखें तो वो नॉन जस्टिसेबल है, मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो इसलिए कि जो कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो वायलेट हो रहा है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के केस में आप कोर्ट में जा सकते हो। नॉट एब्सोल्यूट, मतलब अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि हर एक राइट के साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई है जो आपने फॉलो करनी है। अवेलेबल पार्टली टू सिटीजन्स एंड पार्टली टू ऑल पर्सन्स। कुछ जो राइट है वो खाली सिटीजन्स को अवेलेबल है, और कुछ जो राइट्स हैं वो सारे पर्सन्स को है, सिटीजन्स को भी, फॉरनर्स को भी। प्रोटेक्ट इज इंडिविजुअल फ्रॉम आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। ये जो राइट है ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि स्टेट जो है अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक्शन ना करे। कैन बी सस्पेंडेड ओनली अंडर स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, ये जो हमारे राइट्स हैं इनको सस्पेंड भी कर सकते हैं ओनली सिर्फ उन कंडीशन पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 में दिया हुआ है कि आपके राइट्स को कब सस्पेंड कर सकते हैं। कैन बी अमेंडेड बट नॉट इन अ वे दैट डिस्ट्रॉयज द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है पार्लियामेंट इनको अमेंड कर सकती है, बट इस तरह से नहीं कर सकती कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट हो। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था केशव नंदा भारती केस 1973 में। ये हम आगे देखेंगे, इम्पॉर्टेंट केस है। क्लासिफिकेशन देखते हैं हम फंडामेंटल राइट्स की। ओरिजिनली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31 में, इसको रिमूव किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट बनाया था अंडर आर्टिकल 300A। मतलब अभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, लीगल राइट है, लेकिन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और ये है आर्टिकल 300A में। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अब अगर आपका राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट होता है, आप अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो, बल्कि आपने आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट में जा सकते हो। एट प्रेजेंट हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल 32। लेट अस नाउ सी आवर फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। क्यों डिफाइन करता है? फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, कि जो आपको फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाओगे उनको इन्फोर्स करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगी कि जो एजेंसी, जो इंडिविजुअल आपके राइट्स को वायलेट करता है, क्या वो स्टेट की डेफिनेशन में आता है अंडर आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है, स्टेट में क्या क्या आएगा, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसमें प्रेसिडेंट इंक्लूड होता है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट। उसके बाद गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट,
जिसमें गवर्नर आता है, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर आता है। उसके बाद लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ में क्या आता है, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल काउंसिल्स, पंचायत, ज़िला परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट। उसके बाद अदर अथॉरिटीज़ भी है। अदर अथॉरिटीज़ का क्या मतलब है? अदर अथॉरिटीज़ जो दिया हुआ है ये एक ब्रॉड एक्सप्रेशन है और इसमें इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंटली इंटरप्रेट किया हुआ है अलग अलग केसेस में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला हुआ है कि ये अदर अथॉरिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आएंगी? कोई भी अथॉरिटी जो लॉ से बनी हो, ठीक है, पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, उसके बाद कोई अथॉरिटी इस्टेब्लिश की, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। कंट्रोल्ड आर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसको गवर्नमेंट या तो कंट्रोल करती है या सब्सटेंशियली फाइनेंस करती है, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शंस। कोई भी अथॉरिटी जो पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे आपके कोई रोड्स बनाती है या कोई पार्क्स बनाती है, उनको मैनेज करती है, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। एग्जांपल्स जैसे कोई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, मतलब जो लॉ पास करके बनी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज, और कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडीज़। आर्टिकल 12 क्यों इम्पोर्टेंट है? अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मैक्सिमम जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें अवेलेबल है अगेंस्ट स्टेट एक्शन, ठीक है। अब ये आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है कि क्या कोई जो बॉडी जो किसी के राइट्स को वायलेट करती है, क्या वो आर्टिकल 12 में स्टेट के अंडर आती है? अगर पता ही नहीं होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही नहीं होता कि स्टेट का क्या मतलब है, तो कोर्ट कैसे इन्फोर्स कर पाता फंडामेंटल राइट्स को? इसलिए आर्टिकल 12 इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि कोर्ट जो है आइडेंटिफाई कर पाए कि जो बॉडी वायलेट करती है फंडामेंटल राइट्स को, क्या वो स्टेट की डेफिनेशन में आती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर्टिकल 14 वायलेट करता है, अ सिटीज़न कैन चैलेंज इट इन कोर्ट, ठीक है, या कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेट करती है अनलॉफुली, आप जो है कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट जो है उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट की डेफिनेशन में आता है अंडर आर्टिकल 12, इसलिए आर्टिकल 12 इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ लैंडमार्क केसेस हम देखते हैं आर्टिकल 12 में जो आते हैं। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967। ये केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि कोई भी जो बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो लॉ पास करके पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाई है, वो स्टेट की डेफिनेशन में आती है। उसके बाद अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981। इसमें क्या कोर्ट ने कुछ टेस्ट दिया था कि जब हमने डिटरमाइन करना होगा कि कोई जो बॉडी है वो एजेंसी है स्टेट की, उसके लिए कुछ टेस्ट कोर्ट ने ले डाउन किया। जैसे उसमें देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट कंट्रोल है उस पर, क्या गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको दे रही है, और उस बॉडी के क्या पब्लिक फंक्शंस हैं। ये कुछ टेस्ट है जो डिटरमाइन करेगा कि क्या कोई बॉडी स्टेट की एजेंसी है या नहीं है। नेक्स्ट हम आर्टिकल 13 देखते हैं। आर्टिकल 13 डील करता है उन लॉज से जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void। आर्टिकल 13 बोलता है कि वो सारे लॉज जो कि किसी भी फंडामेंटल राइट को डेरोगेट करते हैं या उसको वायलेट करते हैं वो वॉइड होंगे, मतलब अनवैलिड। वो सारे लॉज जो किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे वो अनवैलिड होंगे और जुडिशरी उनको स्ट्रक डाउन करेगी। ये जो आर्टिकल है ये इस्टेब्लिश करता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की वो पावर है जिससे वो एग्जामिन कर सकते हैं कि जो लॉज और जो गवर्नमेंट एक्शन है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एग्जामिन करेंगे लॉज और गवर्नमेंट एक्शंस के, और ये जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है आर्टिकल 13 से, और भी आगे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अगर कोई भी लॉ जो है फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। ये इंश्योर करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड रहे, मतलब कि गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से कोई भी लॉ ना बनाए, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड रहना चाहिए। आर्टिकल 13 की 4 क्लासेस हैं। सबसे पहले आर्टिकल 13(1)
आर्टिकल 13(1) क्या बोलता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज इनकॉन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स बिकम वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसी। मतलब अगर कोई ऐसा कानून है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का कानून है, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो जो है इनवैलिड होगा टू द एक्सटेंट ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसी। मतलब सपोज कोई लॉ है, इसके 4 से 5 प्रोविजंस हैं इस लॉ में। अब इसमें क्या है, इसमें 2 प्रोविजन है जो वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट को। आर्टिकल 13(1) क्या बोलता है कि ये जो टू द एक्सटेंट ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसी, कि जो इसकी प्रोविज़न, जैसे 2 प्रोविजंस अगर वायलेट करती है फंडामेंटल राइट्स को, तो ये जो है ये 2 ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगी और इनवैलिड होंगी। पूरा लॉ नहीं होगा। जो बाकी प्रोविजंस है जो इनकॉन्सिस्टेंट नहीं है, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करती है, वो जो है वैसी चलेगा, ठीक है, वैसी ऑपरेटिव होगा। लेकिन जो प्रोविजंस इस लॉ की जो प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगी, वो प्रोविजंस जो है वॉइड हो जाएंगी, ठीक है, इनवैलिड होंगी। आर्टिकल 13 क्लास 2 ये क्या बोलता है? द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे और एवरेजेस फंडामेंटल राइट सच अ लॉ इज वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ वायलेशन। कि स्टेट जो है आगे कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे या उसको ख़त्म करे, ठीक है। वो जो लॉ होगा वो इनवैलिड होगा टू द एक्सटेंट ऑफ वायलेशन, ठीक है। मतलब जितना वो वायलेशन करेंगी, उस लॉ की जो प्रोविजंस वायलेट करेंगी फंडामेंटल राइट्स को, वो इनवैलिड होंगी। आर्टिकल 13 क्लास 3 क्या बोलती है? ये बोलता है इट डिफाइंस द टर्म लॉ ब्रॉडली टू इंक्लूड। ये बोलता है कि लॉ क्या होगा। जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि जो लॉज होंगे वो इनकॉन्सिस्टेंट होंगे, तो ये हमें बताता है आर्टिकल 13 क्लास 3 कि लॉ में क्या इंक्लूड होगा, ठीक है। इसमें लॉ में क्या इंक्लूड होगा? एक्ट्स होंगे, ऑर्डिनेंसेस होंगी। ऑर्डिनेंस जो मतलब प्रेसिडेंट इशू कर सकता है, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, बाई लॉज होंगे, नोटिफिकेशंस होंगी, कस्टम्स होंगी हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। देखो, जब पार्लियामेंट में कोई बिल इनेक्ट होता है, ठीक है, जब वो बिल पास हो जाता है, प्रेसिडेंट असेंट देता है, तो लॉ बनता है। लेकिन ये जो लॉ होता है ये डिटेल्ड फॉर्म में नहीं होता है। डिटेल्ड फॉर्म में उसके बाद क्या है, उसके बाद जो गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री होगी वो डिटेल्ड फॉर्म में क्या रूल्स निकालती है, रेगुलेशंस निकालती है। तो आर्टिकल 13 क्या बोलता है? लॉ में जो है ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी। कोई एक्ट होगा, जो एक्ट पार्लियामेंट में पास हो गया, ठीक है, ऑर्डिनेंस मतलब प्रेसिडेंट कोई लॉ बनाएगा, या रूल्स रेगुलेशंस कोई मिनिस्ट्री की रूल्स रेगुलेशंस होंगे, बाई लॉज होंगे, कोई नोटिफिकेशन होगी गवर्नमेंट की, एंड कस्टम हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। कस्टम क्या, जो मतलब काफ़ी सालों से ट्रेडिशन से चलता आ रहा है, ठीक है, एज अ लॉ जो काम करता है। तो ये सब चीज़ें जो है लॉ में इंक्लूड होगी। अगर कोई ऐसा कस्टम भी है हमारी सोसाइटी में जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो वो भी आर्टिकल 13 के अंडर आता है। कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। आर्टिकल 13 क्लास 4 क्या बोलता है? इसको इंसर्ट किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से। ये क्लैरिफाई करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगी अंडर आर्टिकल 368 आर नॉट कंसिडर्ड लॉ फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 13। इसको जब इंसर्ट किया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, इसमें क्या इंक्लूड किया था पार्लियामेंट ने कि अगर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे आर्टिकल 368 के अंडर, तो उसको जो है लॉ नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 13। मतलब पार्लियामेंट ने क्या बोला कि कोर्ट जो है इसको स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब कोर्ट में केस वगैरह गया, केशवानंद भारती केस में भी जब कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया, तो उसमें क्या बोला कोर्ट ने कि ये जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगी ये सब्जेक्ट हैं किसके? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो इस्टेब्लिश हुआ है केशवानंद भारती केस में, ठीक है। मतलब कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं पार्लियामेंट कर सकती है जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करे। अगर वो करती है वायलेट, तो कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है।
अब कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स है जो हमें आर्टिकल 13 के साथ समझने हैं। सबसे पहले है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये क्या बोलता है, अगर कोई लॉ है उसका कोई पार्ट है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो सिर्फ जो वो पार्ट है वो वॉइड डिक्लेयर होगा, मतलब इनवैलिड डिक्लेयर होगा, और जो वैलिड पोर्शन है वो कंटिन्यू ऑपरेट करेगा, प्रोवाइडेड कि वो जो है इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं। सपोज़ मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, कोई लॉ है जिसके 5 प्रोविजंस हैं, इसमें जो है 2 प्रोविजंस हैं वो वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट को। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या बोलता है कि जो 3 प्रोविजंस है वो ऑपरेट कर सकती है, कंटिन्यू टू ऑपरेट, और जो 2 होंगी वही वॉइड होंगी, जो 2 फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगी वही 2 प्रोविजंस जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगी। बाकी जो 3 प्रोविजंस है वो कंटिन्यू ऑपरेट कर सकती, प्रोवाइडेड कि ये जो 3 है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकती है। मतलब अगर ऐसा होता है कि जो ये 2 प्रोविजंस को इनवैलिड करके अगर ये 3 प्रोविजंस का कोई मतलब ही नहीं रहता, तो ये जो 3 प्रोविजंस हैं ये भी स्ट्रक डाउन होंगी। हाँ, अगर ये 3 प्रोविजंस जो है इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकती है, मतलब इन 2 के बगैर भी इनका जो है मतलब रहता है, तो ये 3 जो है कंटिन्यू ऑपरेट कर सकती है, और वो जो 2 प्रोविजंस है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करती थी वही 2 जो है इनवैलिड डिक्लेयर होंगी। दूसरा है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या बोलता है कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का कोई लॉ है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, इज़ नॉट कम्प्लीटली डेड, ठीक है, वो बिल्कुल कम्प्लीटली जो है डेड नहीं होगा। इट बिकम्स इनऑपरेटिव अगेंस्ट सिटीजन्स टू द एक्सटेंट ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसी। If inconsistency is removed by constitutional amendment, the law can become operative again. डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या बोलता है कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का लॉ है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो वो जो लॉ है बिल्कुल वो ख़त्म नहीं होगा, बिल्कुल डेड नहीं होगा, बल्कि वो इनऑपरेटिव होगा। इनऑपरेटिव के क्या मतलब है कि इक्लिप्स्ड होगा, ठीक है, शेडो में रहेगा, अगेंस्ट सिटीजन्स इनऑपरेटिव होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसी, जितनी उसमें इनकॉन्सिस्टेंसी है, जितना वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, उतना वो जो पोर्शन है लॉ का वो इनऑपरेटिव रहेगा, ठीक है, वो ऑपरेट नहीं करेगा। अगर कल को पार्लियामेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है और उस इनकॉन्सिस्टेंसी को रिमूव करती है, तो वो जो लॉ है दोबारा से वो ऑपरेट हो सकता है। सेम मीनिंग है, बस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है ये जो हमारे लॉज हैं उनसे डील करता है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से डिक्लेयर करता है डील करता है। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। इस डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या बोलता है कि जो कोई इंडिविजुअल है वो अपने फंडामेंटल राइट्स को अपनी मर्ज़ी से गिव अप नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब क्या है कि कल को कोई सिटीज़न ये नहीं बोल सकता है कि मेरे पास राइट टू इक्वलिटी या राइट टू फ्रीडम है तो मुझे नहीं चाहिए, ये मैं गिव अप करता हूँ, स्टेट जो है मेरे फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है। अपनी मर्ज़ी से कोई भी इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट को गिव अप नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज दे आर ग्रांटेड नॉट मेयरली फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट बट आल्सो टू अपहोल्ड पब्लिक पॉलिसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये खाली एक इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं है, बल्कि ये है पब्लिक पॉलिसी को अपहोल्ड करने के लिए, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनको अपहोल्ड करने के लिए। कल को ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ सिटीज़न जाके बोले कि हमें जो है नहीं चाहिए फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम नहीं चाहिए, राइट टू इक्वालिटी नहीं चाहिए, हम गिव अप करते हैं, गवर्नमेंट जो है हमारे ये राइट्स को छीन ले। ऐसा नहीं होगा। कोई भी इंडिविजुअल वॉलंटरीली गिव अप नहीं कर सकता अपने फंडामेंटल राइट्स को। ये है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। कुछ लैंडमार्क केसेस जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस 1951।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड अमेंड फंडामेंटल राइट्स थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। उसके बाद गोलकनाथ केस आया 1967 में। इसमें मैं बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। उसके बाद जो लैंडमार्क केस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है केशव नंदा भारती केस 1973। इसमें कोर्ट ने जो गोलकनाथ केस में जजमेंट दी थी उसको ओवर रूल कर दिया और ये बोला कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। बट इसके साथ ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, एक लैंडमार्क डॉक्ट्रिन भी दिया कोर्ट ने कि आप जो है पार्लियामेंट को बोला आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, बट आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अल्टर, उसको चेंज या उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? ये एक जुडिशियल इन्वेंशन है बेसिक स्ट्रक्चर की केशव नंदा भारती केस में। फिर आगे आगे केसेस में उन्होंने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है, जैसे सेकुलरिज्म है हमारा, ठीक है, सॉवरेनिटी है, ऐसी बहुत सारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये बहुत सारी चीज़ें आगे इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर में बोला है अलग अलग केसेस में। दिस रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस इन इंडिया। एक क्विक रिवीजन हम करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 12 to 35 में। ओरिजिनली हमारे पास 7 राइट्स थे, उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। आज जो है हमारे पास 6 राइट्स हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 300A में कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट बना है। आर्टिकल 12 हमें स्टेट की डेफिनेशन बोलता है, स्टेट में क्या चीज़ें होंगी। आर्टिकल 13 डील करता है उन लॉज से जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू भी इस्टेब्लिश होता है आर्टिकल 13 से। फिर कुछ डॉक्ट्रिन्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वरेबिलिटी, इक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो आया है केशव नंदा भारती केस 1973 में। सो दैट वाज ऑल इन लेक्चर फर्स्ट। लेक्चर 2 में हम देखेंगे आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी। थैंक यू।